वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 को लेकर आज के इस वीडियो में हम समाजशास्त्र विषय को लेकर एसएसटी पेडागोजी को लेकर फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है कि समाजशास्त्र जो होता है दोस्तों, एसएसटी पेडागोजी जो होता है वो पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि 60 मार्क्स के जो क्वेश्चन है आपको दोस्तों वो एसएसटी पेडागोजी को लेकर पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि 60 मार्क्स बोले तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आपके पासिंग और फेल में जो है दोस्तों योगदान दे सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे क्या है आप हमारे सभी वीडियोज जो है वो बिल्कुल फ्री में देख पाओगे। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न पूछा गया है, जिस प्रकार का पहला प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राचीनतम गांवों के प्रमाण मिले हैं। इस प्रकार का पहला प्रश्न आपको पूछा गया है। विकल्प आपको दिए गए हैं हल्लूर, चिरोद, मेहरगढ़ या फिर बुर्ज होम। इस प्रकार क्या है दोस्तों आपको यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं और सीधे सीधे तौर पर अगर आप यहां पर जवाब देखेंगे दोस्तों तो मेहरगढ़ क्या होगा हमारा यहां पर सही विकल्प होगा। ऑप्शन 3 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है हमारा सही जवाब होने वाला है कि मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन नियोलिथिक नवपाषाण स्थल में से एक है, जहां कृषि स्थायी गांवों के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं। इस प्रकार से क्या है आप यहां पर मालूमात भी देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं जिस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अमेरिकी भूवैज्ञानिकों ने लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन में छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहां पर आपको विकल्प दिए गए तो देखिए जिस प्रकार नाम दिया गया है माइकल फेराडे, चार्ल्स वेड, नेथेलियन हाइलहोड और रिचर्ड वेस्टमॉकेट। इस प्रकार आपको क्या है 4 नाम यहां पर दिए गए हैं और सही विकल्प की बात आप करोगे दोस्तों तो चार्ल्स वेड क्या रहेगा हमारा सही उत्तर होने वाला है। ऑप्शन 2 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है सटीक आंसर होने वाला है। जिस प्रकार यहां पर माहिती दी गई है कि सही उत्तर चार्ल्स वेल्ड है, जिन्होंने 1904 में जमशेदजी टाटा के बेटे दोरबजी टाटा के साथ छत्तीसगढ़ की यात्रा की और राजहारा हिल्स में लौह अयस्क महत्वपूर्ण भंडार खोजे थे, जो भारत के लौह और इस्पात उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इस प्रकार क्या है आप यहां पर इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 अब देखेंगे आप दोस्तों जिस प्रकार से यहां पर तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम व्यवस्थित देशों की सही सूची है जहां भारत से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। तो देखिए आपको क्रम से लगाना है या सही क्रम का यहां पर क्या है दोस्तों चयन करना है। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा चीन, उसके बाद कोरिया और जापान। तो यही क्या है दोस्तों यहां पर सही क्रम होगा, मतलब आपका जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल यहां पर क्या है सही उत्तर होने वाला है। चलिए ऑप्शन 3 जो होगा दोस्तों आपका वो बिल्कुल यहां पर परफेक्ट आंसर रहने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जिस प्रकार प्रश्न है आप देख सकते हैं कि यहां पर 2 कथन आपको दिए गए हैं। पहला ऐसा है कि दोस्तों देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कथन ए तथा आर पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए ए कथन यहां पर दिया गया है, अभी कथन बताया गया कि हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड प्राचीन भारतीय ग्रंथों की खोज में व्यस्त थे। ओके, उसके बाद कारण बताया गया कि वे प्राच्यवादी थे। तो देखिए दोस्तों विकल्प आपको यहां पर दिए गए हैं और हम आपको कहेंगे कि दोनों ए तथा आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी यहां पर क्या है दोस्तों कर रहा है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 1 यहां पर क्या है सही आंसर हमारा होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको अब एसएसटी पेडागोजी में समाजशास्त्र में पूछे जा रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5, पांचवा जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है कि आप देख सकते हैं जिस प्रकार का पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि मध्य भारत में बेवर से तात्पर्य है। अब देखिए दोस्तों मध्य भारत में बेवर किसे कहते हैं, इस प्रकार का प्रश्न
प्रश्न है। हम यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर देखेंगे दोस्तों कि झूम कुर्सी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, इसे हम क्या कहते हैं, तो बेवर कहते हैं। मतलब आपका जो दूसरा विकल्प यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन 2 यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों, वो क्या रहने वाला है, हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर क्या है, होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जिस प्रकार यहां पर पूछा गया है कि और जाति और माथम और देवम मनुष्यानु, मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, इसका अर्थ होता है। कथन किसके द्वारा दिया गया था? आप सीधे सीधे तौर पर प्रश्न पूछा गया है कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया था, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। विकल्प आपको दिए गए हैं, श्री अरविंद, श्री नारायण गुरु, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो देखिए दोस्तों, ओरु जति या फिर और मातम और देवम, मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, यह कथन किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु, इन्होंने यह कथन दिया था। मतलब आपका जो दूसरा विकल्प होने वाला है वो क्या रहेगा दोस्तों, यहां पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन 2 जो रहेगा वो यहां पर क्या है, पूरी तरीके से परफेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फिर से क्या है, आपको 2 कथन यहां पर दिए गए हैं। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर ए और आर को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, अभी कथन यहां पर बताया गया है कि भक्ति संतों की रचनाएं अत्यधिक लोकप्रिय हुई है। तो देखिए, पहला कथन यहां पर आप देखेंगे दोस्तों तो पूरी तरीके से सही हो जाता है। इसका कारण बताया गया कि इन संतों की अधिकांश रचनाएं क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी और उन्हें आसानी से गाया जा सकता था। तो इसका कारण भी क्या है दोस्तों, यहां पर सही बताया गया है। मतलब आपका पहला विकल्प जो है, फिर से एक बार क्या है, सही होगा कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी यहां पर कर रहा है। मतलब आपका जो पहला विकल्प है दोस्तों, वो यहां पर क्या है, सबसे उचित होने वाला है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 8वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो इस प्रकार पूछा गया है कि फिर से आपको यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं। आपको देखिए दोस्तों, प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है कि कथन ए और बी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की विशेषता बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको 2 कथन यहां पर दिए गए हैं और पूछा गया है कि किस महाद्वीप की विशेषता ये कथन यहां पर बता रहे हैं। तो देखिए, यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है, पहली विशेषता बताई जा रही है। दूसरी विशेषता यह है कि कर्क, विषुववृत्त और मकर तीनों रेखाएं जिससे होकर गुजरती है, वह कौन सा महाद्वीप है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आप बात करेंगे तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, इस प्रकार के 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। और अफ्रीका क्या होगा दोस्तों, हमारा यहां पर सही विकल्प होगा। मतलब ऑप्शन डी यहां पर जो दिया गया है वो क्या होने वाला है, हमारा बिल्कुल सही विकल्प यहां पर होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 फिर से एक बार जो है दोस्तों, आपको यहां पर कथन दिए गए हैं, क्योंकि इस प्रकार की प्रैक्टिस हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको एसएसटी पेडागोजी में बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न जो है लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और उसी प्रकार के प्रश्न हम आपके लिए यहां पर लेकर आए। क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो होने वाला है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर भी सेम उसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे गए कि देखिए, मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। दूसरा आपको कारण दिया गया है कि मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता। इस प्रकार 2 कथन आपको यहां पर क्या है दोस्तों, दिए गए हैं। तो देखिए, यहां पर अगर आप सही विकल्प की बात करेंगे तो देखिए, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या यहां पर नहीं कर रहा है दोस्तों, ये बात आप समझेंगे। मतलब दूसरा विकल्प आपका यहां पर क्या है, सही होने वाला है। अब देखिए, ए आर की सही व्याख्या क्यों नहीं कर रहा है, इसके बारे में हम यहां पर दोस्तों थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। आप जिस प्रकार देख सकते हैं कि सही विकल्प 2 है, ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र समशीतोष्ण कटिबंध वास्तव में माध्यम तापमान वाला होता है। और यह भी सही है कि मकर रेखा के बाद दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता, लेकिन तापमान के मध्यम रहने का कारण सूर्य की सीधी किरणों का न पड़ना, तिरछी किरणें, समुद्र धाराएं और हवाओं का प्रभाव जैसे कई कारक है, न कि सिर्फ सूरज की किरणें, सूरज का सिर के ऊपर न होना। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ सूरज का सर पर ऊपर न होना, यह एकमेव कारण यहां पर नहीं होगा तापमान का। इसमें आपको समुद्र का भी बारे में सोचना है, हवाओं के बारे में भी सोचना है। इस प्रकार यहां पर क्या है, आपको बताया गया है। फिर से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न यहां पर पूछा गया है
फिर से आपको यहाँ पर क्या है, दो कथन दिए गए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है कि भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। पहला विकल्प आपको दिया गया है कि अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। तो बिल्कुल पहला कथन यहाँ पर जो है दोस्तों वो सही होने वाला है, क्योंकि अधिकेंद्र के निकटतम भाग वाले में सर्व ज्यादा हानि होती है। दूसरा बताया गया कि अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो बिल्कुल यहां पर यह भी सही होगा दोस्तों, और व्याख्या भी सही की जा रही है। मतलब आपका पहला विकल्प सही होगा कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या भी यहां पर क्या है दोस्तों कर रहा है। तो आपका जो पहला विकल्प होगा वो यहां पर क्या है उचित माना जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो 11वां प्रश्न पूछा गया है ये स्टेटमेंट टाइप वाला क्वेश्चन यहां पर आपको क्या है पूछा गया है। आपको यहां पर बताना है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही है। तो देखिए इस प्रकार आपको ऑप्शन भी दिए गए दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार के प्रश्न यहां पर क्या है दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है देखेंगे आपकी जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पृथ्वी पर जल बढ़ाया जा सकता है पर घटाया नहीं जा सकता, इस प्रकार पहला विकल्प यहां पर दिया गया है। दोस्तों आपको देखना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कथन तो यहां पर क्या है दोस्तों गलत हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा कथन आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं कि अलवन जल का केवल 2.7% जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त और उपलब्ध है। तो दूसरा कथन भी यहाँ पर क्या है दोस्तों गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 भी यहाँ पर क्या है गलत दिया गया है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। तो आपका जो सी वाला विकल्प है वो यहाँ पर सही रहेगा दोस्तों। तो मतलब केवल सी आपका क्या है यहाँ पर सही दिया गया है, मतलब ऑप्शन 2 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर क्या है आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न जिस प्रकार पूछा गया है आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है कि खबर लहरिया एक पाक्षिक समाचार पत्र किसका उदाहरण है, इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि खबर लहरिया जो एक पाक्षिक समाचार पत्र है यह किसका उदाहरण है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए लोकल मीडिया हम इसको कह सकते हैं दोस्तों, स्थानीय संचार माध्यम इसको कह सकते हैं। मतलब आपका जो दूसरा विकल्प होगा वो यहाँ पर क्या है सही होगा दोस्तों। ऑप्शन 2 जो रहेगा वो आपका क्या है यहाँ पर सही विकल्प होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। आप देखिए प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है दोस्तों, स्टेटमेंट टाइप का ये क्वेश्चन होने वाला है। आप ऑप्शन देख लेंगे, इसके बाद हम क्या है आपको उत्तर यहां पर दिखाएंगे दोस्तों। तो देखिए इस प्रकार यहां पर ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। अब यहां से हमको बताना है कि कितने कथन जो है वो सही होंगे दोस्तों। तो देखिए यहां पर आपको प्रश्न पूछा गया है कि एक समाचार पत्र में संतुलित रिपोर्ट के लिए किन तत्वों की आवश्यकताएं होती है, इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या है दोस्तों यहां पर पूछा गया है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ बैलेंस रिपोर्टर इन न्यूज़पेपर, इस प्रकार का प्रश्न है। आपको विकल्प दिए गए कि कहानी के सभी पक्षों का वर्णन करना। तो देखिए ये तो बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सभी पक्षों का आपको क्या है वर्णन करना है एज अ रिपोर्टर। उसके बाद आपको बताया गया है निष्पक्षता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, निष्पक्षता ये सबसे बड़ी बात होती है। उसके बाद सत्ताधारी दलों का पक्ष लेने वाला। तो देखिए सत्ताधारी दलों का पक्ष नहीं लेना चाहिए जिस प्रकार आजकल लिया जा रहा है, तो ये वाला इसमें नहीं हो सकता है। उसके बाद आपको बताया गया कि राजनीतिक प्रभाव से मुक्त, तो डेफिनेटली राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। मतलब आपका ए बी डी यहां पर क्या है दोस्तों सही रहेगा। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन सी क्या है यहां पर आपका सही होगा दोस्तों ए बी डी। केवल सी वाला विकल्प यहां पर क्या है वो गलत दिया गया है। तो ऑप्शन आपका जो 3 होगा वो यहां पर क्या है दोस्तों सही होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है कि सुल्तानज ड्रीम की लेखिका कौन है, वो इज द ऑथर ऑफ सुल्तानज ड्रीम, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों। अब देखिए सुल्तानज ड्रीम की लेखिका कौन है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं पंडिता रमाबाई,
उमा चक्रवर्ती, रुकैया सखावत हुसैन या फिर इस्मत चुगताई। इस प्रकार आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। और देखिए सुल्तानस ड्रीम की जो लेखिका है दोस्तों वो होंगे रुकैया सखावत हुसैन। मतलब आपका जो यहाँ पर ऑप्शन 3 दिया गया है, ऑप्शन 3 क्या होगा आपका बिल्कुल सही यहाँ पर क्या है विकल्प दिया गया है दोस्तों, क्योंकि सुल्तानस ड्रीम 1905 एक प्रसिद्ध नारीवादी विज्ञान कल्पना कहानी है जिसकी लेखिका रुकैया सखावत हुसैन थी। ओके, मतलब आपका जो थर्ड विकल्प यहाँ पर दिया गया है वो क्या होने वाला है दोस्तों, सही आंसर होने वाला है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न पूछा गया कि किस अधिकार के निरस्त होने के मामले में व्यक्ति शिकायतों के ऊपर पुनर्विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में ये रीट याचिका दाखिल कर सकता है। इस प्रकार का प्रश्न है। प्रश्न आपने पढ़ लेना है दोस्तों, प्रश्न ने आपको समझ लेना है। चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए मौलिक अधिकार इसमें पहला आ जाता है, कानूनी अधिकार, नागरिक अधिकार या फिर राजनीतिक अधिकार। इस प्रकार आपको चार विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। तो देखिए मौलिक अधिकार आपका क्या होगा दोस्तों, यहां पर सही राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन 1 जो होगा आपका वो बिल्कुल सही जवाब यहां पर होगा। इसको लेकर कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है कि व्यक्ति मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के निरस्त होने पर सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका मतलब रीट पिटीशन दायर कर सकता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार स्वयं एक मौलिक अधिकार है जो नागरिकों को न्याय और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार क्या है दोस्तों, यहां पर आप जो है और स्पष्टीकरण भी देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए पेपर 2 के क्वेश्चन सेट अवेलेबल है, जिसमें आपको मराठी भाषा पेडागोजी को लेकर 10 क्वेश्चन सेट देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ हिंदी भाषा पेडागोजी को लेकर 10 क्वेश्चन सेट, बाल मानस शास्त्र जिसको हम सीडीपी कहते हैं दोस्तों, और एसएसटी पेडागोजी जिसको हम समाज शास्त्र कहते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन सेट क्या है यहाँ पर आपको अवेलेबल करवा कर दिए जा रहे हैं दोस्तों, जिसका प्राइस ओनली 399 है। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर आप क्या है दोस्तों इसको परचेस कर सकते हैं। करीब करीब यहाँ पर आपको क्या है दोस्तों 1500 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, और हर सब्जेक्ट के लिए 40 क्वेश्चन सेट मतलब 10-10 क्वेश्चन सेट, टोटल 40 क्वेश्चन सेट यहां पर आपको दिए जाएंगे दोस्तों। और सभी क्वेश्चन सेट के आखिर में आपको क्या है यहां पर आंसर की भी देखने के लिए मिलेंगी। तो बड़ा अच्छा ऑफर है दोस्तों प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि परीक्षा में 28 दिन का वक्त बचा है। आप अभी इसको क्या है दोस्तों परचेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को लाइक कर लेंगे, चलिए वीडियो को लाइक कर लेंगे दोस्तों। चलिए प्रश्न पूछा गया है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के इतिहास का विभाजन जेम्स मिल द्वारा किया गया था। अब देखिए जेम्स मिल ने जो भारत का विभाजन किया था दोस्तों वो किस तरीके से किया था, इस प्रकार का प्रश्न है। तो उन्होंने कहा था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इस प्रकार क्या है उन्होंने विभाजन किया था दोस्तों। मतलब आपका यहां पर जो दूसरा विकल्प है वो यहां पर क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन 2 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है परफेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है कि निम्न में जलवायु परिवर्तन को आरंभ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो देखिए दोस्तों जलवायु को आरंभ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यहां पर क्या है पूछा जा रहा है। विकल्प आपको दिए गए हैं, केस स्टडी, पाठ्यपुस्तक, प्रश्न उत्तर या फिर कहानी, कथा वाचन, स्टोरी टेलिंग। तो देखिए यहां पर केस स्टडी, केस या वृत्त अध्ययन आपका क्या है दोस्तों सबसे उचित विकल्प होगा। मतलब आपका जो पहला विकल्प यहां पर दिया गया है वो क्या होगा दोस्तों, सही विकल्प यहां पर होगा। जिस प्रकार इंफॉर्मेशन दी गई है आप देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन जैसे विषय को आरंभ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका केस या वृत्त अध्ययन, केस स्टडी हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 जिस प्रकार पूछा गया है कि एसएसटी पेडागोजी को लेकर यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के तौर पर आप समस्या समाधान विधि का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्यों इस्तेमाल करना चाहेंगे, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों। और डायरेक्ट अगर उत्तर हम यहां पर देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि विद्यार्थियों को समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीकों से निकाल पाने में मदद करना, ये इसका क्या है दोस्तों सबसे अच्छा उचित विकल्प होगा। मतलब आपका ऑप्शन सी यहां पर क्या है दोस्तों सही जवाब होने वाला है। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल सटीक आंसर यहां पर क्या है रहने वाला है। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि रचनावादी कक्षा में एक अध्यापिका की डैश डैश भूमिका है। अब देखिए रचनावादी कक्षा में एक अध्यापिका की भूमिका कैसी होनी चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न है। व्याख्यान देने की, सिर्फ जवाब देने की,
सिर्फ किताबें से पढ़ाना या फिर विद्यार्थियों की जिज्ञासा और रुचि को जगाना। तो देखिए रचनावादी कक्षा में अध्यापिका की जो भूमिका होगी दोस्तों वो होंगी विद्यार्थियों की जिज्ञासा और रुचि को बढ़ाना। मतलब आपका जो डी वाला विकल्प यहां पर दिया गया है वो क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन डी जो होगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है सटीक आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 यहां पर पूछा गया है दोस्तों, स्टेटमेंट टाइप वाला प्रश्न होने वाला है। अब यहां पर देखेंगे हम कि कितने विकल्प जो है वो सही यहां पर दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चित्रण और चित्र क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहां पर आपको विकल्प दिए गए हैं। पुस्तक को आकर्षक और मनोहर दिखाने के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं होता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हमने हटा देना है। वे बच्चों को कल्पना करने और उस स्थिति के साथ भी जुड़ने में सहायता करते हैं जिसका उन्होंने अनुभव भी न किया हो। तो बिल्कुल यहाँ पर बात जो है बड़ी अच्छी कही गई है। वे स्वतः स्पष्ट है, अंत शिक्षण भार को कम करते हैं। तो बिल्कुल ये भी यहाँ पर क्या है उचित विकल्प माना जाएगा। वे विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं कि वे आसानी से पाठ्य पुस्तक में दिए सामग्री पर काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपका यहां पर ये भी सही होगा दोस्तों। तो बी सी डी विकल्प आपके यहां पर क्या है सही होंगे। तो ऑप्शन अगर आप देखते हैं दोस्तों तो यहां पर सी बताया गया है, तो ऑप्शन बी सी डी आपका क्या है सही विकल्प होगा। मतलब आपका जो ऑप्शन बी सी डी रहेगा दोस्तों वो सही रहेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है सीटेट फरवरी 2026 के लिए। यहाँ पर नोट्स हमारे पास अवेलेबल है जिसमें आपको पेपर 1 के नोट्स मिलेंगे दोस्तों, पेपर 2 के नोट्स मिलेंगे। पेपर 1 में आपको मराठी भाषा पेडागोजी, हिंदी भाषा पेडागोजी, बाल मानसशास्त्रों और परिसर अभ्यास के नोट्स, यहाँ पर ईवीएस पेडागोजी के नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में यहाँ पर दिए जा रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ पेपर 2 के लिए भी आपको मराठी भाषा पेडागोजी, हिंदी भाषा पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट और एसएसटी पेडागोजी मतलब समाजशास्त्र के नोट्स आपको 499 रुपये में दिए जा रहे हैं। और अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हो दोस्तों तो दोनों पेपर के नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 599 रुपए में यहां पर दिए जा रहे हैं। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है दोस्तों, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं परीक्षा में अभी भी 28 दिन का वक्त बचा है दोस्तों, क्योंकि एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पड़ेंगी। और अगर आप किसी एक या दो नोट्स यहाँ से परचेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मराठी, हिंदी, एसएसटी, ईवीएस या जो भी नोट्स आप परचेस करना चाहते हैं दोस्तों तो व्हाट्सअप कर आप क्या है उसको परचेस कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स आपको पढ़ना जरूरी है दोस्तों। एनसीईआरटी का सिलेबस है और इसी में से क्या है क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।